हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर MOEF proposes amendments in Environment Protection Act to decriminalize provisions और द हिंदू में छपे लेख ऑल्टरिंग ग्रीन लॉज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है पर्यावरण कानून में संशोधन का प्रस्ताव कितना जायज। हम सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि पृथ्वी पर हमारी उपस्थिति यहाँ मौजूद पर्यावरण की वजह से है। इसकी अहमियत हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर पर्यावरण की मौजूदगी नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। फिर भी अपने स्वार्थ के लिए हम इसे लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि कई पर्यावरणविदों के प्रयासों से हमने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी रुचि दिखाई, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी काम किया। पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास भले ही वर्ष 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद शुरू हुए हों, लेकिन भारत में स्थानीय समुदाय के स्तर पर बहुत पहले ही ऐसे प्रयास देखने को मिलते रहे हैं। इन्हें हम समय समय पर हुए कुछ पर्यावरणीय आंदोलनों के रूप में देख सकते हैं, मसलन बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि। इस दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के मकसद से संसद से एक अधिनियम को पारित किया गया, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम ने भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभाई। हालिया समय में यह अधिनियम फिर से खबरों में बना हुआ है। इसकी वजह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसमें संशोधन का प्रस्ताव जारी करना है। इस प्रस्ताव के बाद लोगों, पर्यावरण विशेषज्ञों आदि ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इस अधिनियम और इसके प्रस्तावित संशोधनों को विस्तार से समझें। तो आज के इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इस संशोधन प्रस्ताव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अंत में एक मुकम्मल निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है क्या। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी EPA 1986 की बात करें तो यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार के लिए भारत के सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से जुड़ी है। ये सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना गया। भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार हेतु उचित कदम उठाने के मकसद से इस सम्मेलन में भाग लिया। और तो और इस सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाया गया। अगर बात करें भारतीय संविधान की तो हमारे संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इस अधिनियम की ही बात करें तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का भी ये कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण रोकने और इससे निपटने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। इसी के साथ ही अधिनियम केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जरूरी कदम उठाने की शक्ति भी देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस अधिनियम में कुछ दंडात्मक प्रावधानों का भी वर्णन किया गया है। मौजूदा प्रावधानों नियमों का अनुपालन न करने और इसका उल्लंघन करने वाले को 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उल्लंघन दोष सिद्ध होने की तिथि से 1 साल बाद भी जारी रहता है तो अपराधी के कारावास संबंधी दंड को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु, जल और भूमि को प्रदूषित करने वाले लोगों और कॉरपोरेट निकायों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि सीपीसीबी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और सार्वजनिक देयता बीमा पीएलआई अधिनियम 1991 से शक्तियां हासिल हैं। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल कर सीपीसीबी किसी प्रदूषणकारी औद्योगिक निकाय को बंद कर सकता है और पर्यावरण संरक्षण का उल्लंघन करने वाले संगठन के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। आइए अब इस सब के बाद ये जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में ये प्रस्तावित संशोधन क्या हैं। तो हालिया संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा अधिनियम के उल्लंघन के कम गंभीर मामलों में कारावास के प्रावधान को समाप्त कर अब केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये संशोधन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के गंभीर मामलों में लागू नहीं होंगे। प्रस्तावित संशोधन में एक निर्णय अधिकारी की नियुक्ति करना भी शामिल है। ये निर्णय अधिकारी पर्यावरण उल्लंघन के मामलों में दंड का फैसला करेगा। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन के पारित होने के बाद अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दंड के रूप में एकत्र की गई धनराशि को जमा करने के लिए एक पर्यावरण संरक्षण कोष बनाया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर पर्यावरण अधिनियम में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसे हम भारत में पर्यावरणीय कार्रवाई के इतिहास और इसकी सफलता से समझ सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा कानून का प्रभाव इस मामले में बहुत ही सीमित रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक भारतीय अदालतों ने पर्यावरण उल्लंघन के मामलों को निपटाने में 9 से 33 साल तक का समय लिया। आंकड़ों से पता चलता है कि अदालतों में पर्यावरण के मामलों के निपटान की दर तो कम रही, लेकिन पर्यावरण उल्लंघन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। उदाहरण के तौर पर अगर हम साल 2018 की बात करें तो इसकी शुरुआत में पर्यावरण उल्लंघन के लगभग 45,000 मुकदमे लंबित थे, लेकिन साल के अंत तक लगभग 35,000 और मामले इसमें जुड़ गए। इस तरह अदालत के जरिए पर्यावरण उल्लंघन के मामलों से निपटने में न केवल सालों बीत जाते हैं, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों का अंबार भी लग जाता है। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए मौजूदा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन हमेशा की ही तरह जब भी कोई अधिनियम या संशोधन लाया जाता है तो देश 2 धड़ों में बंट जाता है और यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला है। ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रस्तावित संशोधन के विरोध में अपने तर्क पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस संशोधन प्रस्ताव का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन मंत्रालय ने इस संशोधन की आवश्यकता के हिसाब से ठोस तर्क पेश नहीं किए। ऐसे में सरकार की मंशा पर यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं वह इस संशोधन के जरिए पर्यावरण कानून को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ये बात सही है कि लंबित मामलों की संख्या को कम करने तथा पर्यावरण उल्लंघन के मामलों से जल्दी निपटने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन जरूरी है, लेकिन नए संशोधन के बाद पर्यावरण उल्लंघन करने वाले लोग अथवा कंपनियां केवल जुर्माने की राशि की भरपाई करके ही मामले से बरी हो सकते हैं। इससे लोगों के भीतर पर्यावरण कानून को लेकर भय कम हो सकता है। इससे पर्यावरण के नुकसान संबंधित मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बड़ी बड़ी धन कुबेर कंपनियों को ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि सिर्फ जुर्माने की राशि से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। तो ऐसे में ये संभव है कि हजारों करोड़ रुपए का व्यापार करने वाली कंपनियों पर 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से जरा भी फर्क नहीं पड़े। इसे हम एक हालिया उदाहरण से समझने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड ने ओडिशा के लांजीगढ़ क्षेत्र में आवंटित जमीन से अधिक जमीन पर बिना किसी पर्यावरण मंजूरी के अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।
इसके बाद 2 मई 2022 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण कानून के उल्लंघन के मामले में इस कंपनी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस जुर्माने की भरपाई करने के बाद ग्रीन कोर्ट से भले ही कंपनी बरी हो गई हो, लेकिन पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई में शायद सालों लग जाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। 2 दिसंबर 1984 को घटित ये हादसा भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। इस हादसे में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि जहरीली गैस की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की बाद में मौत हो गई। इसके अलावा आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन पर जहरीली गैस का प्रभाव किसी न किसी रूप में रह गया है। इतना ही नहीं, आसपास की जमीन भी प्रदूषित हो गई। ऐसे मामले देखने के बाद किस तरह इस संशोधन प्रस्ताव को जायज ठहराया जा सकता है? ये साफ है कि करोड़ों रुपयों की जुर्माना राशि से भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। साल 1991 के सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम निर्णय में कहा कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही इसका उल्लंघन होने पर किसी भी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण कानून में संशोधन करना नागरिकों को संविधान के तहत मिले पर्यावरण के अधिकार को प्रभावित करेगा। इससे धनराशि के बदले पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि किसी भी कीमत पर जीवन के अधिकार के तहत पर्यावरण के अधिकार की भरपाई नहीं की जा सकती है। तो इन सब मुद्दों के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो पर्यावरण कानून में संशोधन का प्रस्ताव कानून के उल्लंघन के त्वरित समाधान की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। इससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। हालांकि पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों की चिंता को देखते हुए सरकार को इस संशोधन के पीछे अपने मकसद को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को इसके लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त परिचर्चा के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य प्रयास ये भी हो सकता है कि बार बार उल्लंघन करने वाले या पर्यावरण को हुए गंभीर नुकसान में शामिल व्यक्तियों के मामले में कठोर दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। जैसा कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। इसलिए केंद्र सरकार को कोई भी कानून बनाने या उसमें संशोधन करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ नागरिकों के इस अधिकार को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्य करना जरूरी है, जिसमें औद्योगिक विकास भी शामिल है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और ये विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे को जन्म दे सकता है। लेकिन इस दिशा में विकास और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाकर कार्य किए जाने की दरकार है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव किस तरह पर्यावरण कानून को कमजोर बना सकता है? चर्चा कीजिए।